अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। व्यूअर्स, सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक विश करते हुए मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला ने हम सबको बहुत नवाजा है। हमें रब ताला का शुक्र अदा करना चाहिए उन सब नेमतों के लिए जो हमें दी गई, जिनसे हमें प्रोवाइड किया गया। अगर अपनी बात करूँ तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है, साहिब औलाद किया मुझे। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि मेरी जो जर्नी टू मदरहुड है वो आसान नहीं थी। हमज़ा की बारी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं हुआ, बहुत ही यंग थी जब हमज़ा व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग हमज़ा, और फिर जब हमज़ा हुए। लेकिन हसन और नूर की बारी, ये तो बात पता है कि मेरी 2 मिसकैरेजेस हुई, लेकिन प्रेग्नेंट होने के लिए भी कुछ ऐसे मसाइल थे जो मुझे फ़ेस करने पड़े, जिसकी वजह से मैंने वो जो कहते हैं ना कि मेडिकल हेल्प जो है उसको यूज़ किया, इस लिहाज से कि हम हसन भी माशाल्लाह IUI से कंसीव हुए और नूर भी IUI से कंसीव हुई। अब IUI क्या है, IVF क्या है, ये सारी प्रोसेसेस होती क्या हैं, इनका हम यूज़ क्यों करते हैं, इनका हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स, ऑलमोस्ट हर इंसान की, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जेन्युइनली एक्चुअली नहीं चाहते कि वो बच्चे पैदा करें या वो अपने हस्बैंड वाइफ अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, दे डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन, वो एक फ़र्क बात है। लेकिन वो सारे लोग जो मैरिड हैं और चाहते हैं कि वो साहिब औलाद हों लेकिन उनके बच्चे नहीं होते, बांझपन का इशू है। एक तो ये बांझपन का वर्ड मुझे इतना बुरा लगता है, जाके चुभता है, बिकॉज ये वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसकी वजह से बहुत से घर बर्बाद हुए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रिश्ता 2 लोगों के बीच में बनता है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, और जब हस्बैंड एंड वाइफ अगर एक दूसरे के साथ खुश हैं और फॉर सम मेडिकल रीज़न या फॉर वट एवर रीज़न बच्चा नहीं हो पाता, तो ये वो रीज़न या बेस नहीं बनना चाहिए जिसकी वजह से इंसान तलाक ले ले या दूसरी शादी कर ले। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है और मेरे ख्याल से ये सबका ही ओपिनियन है। और बाय द वे, बांझपन सिर्फ ख़वातीन में नहीं होता, बांझपन मर्द में भी हो सकता है, विच मीन्स कि कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से मर्द जो है उसके अंदर कोई इशू आ जाता है। व्यूअर्स, ये एक बड़ा टफ टॉपिक है क्योंकि लोग इस पे बात करना नहीं चाहते या अनकंफर्टेबल हो जाते हैं इस टॉपिक पे बात करते हुए। लेकिन बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिनको कंसीव करने में बहुत इशू होता है और हम उनको हेल्प और सपोर्ट करने के बजाय, देखिए, हेल्प और सपोर्ट करने का पहला कदम यह है कि हम इसके बारे में गुफ्तगू करना शुरू करें। वी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। जब हम किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करेंगे, हम उसको एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे, तो वो एक हवा बना रहेगा। जैसे कि मिस कैरेज एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोग नहीं बात करते, वो कहते हैं इसके बारे में बात नहीं करनी। क्यों नहीं बात करनी? आप बात करेंगे तो जो इंसान इस चीज़ से कभी गुजरेगा तो उसको ये हौसला मिलेगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। और ये चीज़ सिर्फ एक औरत को नहीं इफेक्ट करती, औरत मर्द दोनों को इफेक्ट करती है और आगे से फिर उनकी फैमिलीज को भी इफेक्ट करती है। और आपको भी पता है व्यूअर्स कि अभी शादी की डेट पक्की होती है तो पहले से बच्चों की प्लानिंग होनी शुरू हो जाती है, और जैसे ही शादी हो जाती है तो वलीमे के 4 दिन बाद ही लोग देख रहे होते हैं कितने कोई खुशखबरी। मतलब सोचने की बात है व्यूअर्स, थोड़ा सा तो हमें एक तो इजी हो जाना चाहिए किसी भी नए कपल के साथ, उनको अपनी ज़िंदगी को अपने अंदाज में आगे लेके चलना चाहिए, चीज़ें रब ताला के हाथ में भी छोड़ देनी चाहिए, ना कि हम दूसरों पे प्रेशर डालें। सो व्यूअर्स, एक तो ये बात है कि हमें प्रेशर वाली सिचुएशन से लोगों को निकाल लेना चाहिए, और उसके अलावा अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम है तो उसका मेडिकल इलाज करवाएं। अगर किसी को अल्लाह ना करे कैंसर है या कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत डेंजरस है या जानलेवा है, तो हम क्या करते हैं? हम राइट डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी मेडिसिन लेते हैं, उसका इलाज कराते हैं, उसको फॉलोअप्स कराते हैं। बांझपन भी एक मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, बल्कि ज़्यादातर केसेस में बांझपन जो है वो मेडिकल प्रॉब्लम होती है, और सिर्फ खातून में नहीं होती। 50-50 चांस होता है। 50% चांस ये है कि मर्द में इशू, और 50% चांस है कि खातून में हो। ज़्यादातर कपल्स जो कंसीव नहीं कर पाते, इशू ये होता है कि औरत अपने सारे टेस्ट करा लेती है, उसका सारा क्लियर भी निकल आता है,
वो बार बार एक प्रोसेस से गुजरते हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पाते क्योंकि मर्द में कोई प्रॉब्लम होती है और कभी कभी कोई बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम होती है जिसका बड़ा आसानी से हल निकाला जा सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी सोसाइटी में मर्द हजरात जो हैं, बाय द वे व्यूअर्स, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मैं बहुत से ऐसे कपल्स को मिल चुकी हूँ जहाँ पे कोई खातून मेरे पास आई, उसने कहा आप ही किसी डॉक्टर से मिला दें, हम 6 साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हो रहा। अब मैं लेके गई, सारा कुछ हुआ, लड़की के टेस्ट बिल्कुल क्लियर निकले, मैंने कहा अपने हस्बैंड को लेके आओ बेटा ताकि उनके भी टेस्ट कराएं। नहीं नहीं वो नहीं कराते। भाई क्यों नहीं कराते? वो कहते मेरे में कोई मसला नहीं है, मसला तुम्ही में। भाई अगर आपने मिल के मसले को हल नहीं करना, और अगर मर्द में भी कोई प्रॉब्लम है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो मर्द नहीं है, इसका सिर्फ ये मतलब है कि एक छोटी सी मेडिकल प्रॉब्लम है, उसका हल ढूंढना है। अगर हम अपने जहन को थोड़ा सा खोल लें और इसको एक मेडिकल प्रॉब्लम बना लें, ना कि इसको एक हम वो जो कहते हैं ना जहनी प्रॉब्लम बना लें या इसको अपनी अना का इशू बना लें, मसला एक्चुअली अना का बन जाता है और पूरा पूरा खानदान कहता है कि साडा मुंडा नहीं जाएगा। भी फिर साढ़े मुंडे का बच्चा भी नहीं होएगा और फिर साढ़े मुंडे का घर भी खराब होगा और फिर साडा मुंडा पिटेगा भी। तो साढ़े मुंडे को भी समझाएं तो साड़ी कुड़ी को भी समझाएं और इलाज की तरफ जाएं। छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे और कुछ इन मसाइल के हल की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे हैं बांझपन पे की और बांझपन की सोल्यूशन की, और इस टॉपिक पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पे बहुत कम लोग बात करते हैं। देखिए, मॉर्निंग विद जुगन का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एंटरटेनमेंट ज़रूर प्रोवाइड करें लेकिन इन्फॉर्मेशन भी करें। व्यूअर्स, हर दूसरे दिन मुझे कोई ना कोई मेरे से रब्ता करता है, मुझे ये घूम के कहता है कि बच्चा नहीं हो रहा, आप ही हेल्प करें, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, इतना लंबा लोग वेट करते हैं। देखिए, अगर हम इसको एक मेडिकल सिचुएशन समझ के इसके इलाज की तरफ जाएं तो मामला ज़रा बेहतर अंदाज में हैंडल हो जाता है, और जब हैंडल हो सकता है तो उसको हैंडल करने में शर्म क्या। व्यूअर्स, देखें, हर इंसान की जिसकी ख्वाहिश है कि उसके बच्चे हों, उसको साहिब औलाद होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको साहिब औलाद करे और हमें हेल्दी, नॉर्मल, हैप्पी, हेल्दी, अच्छी किस्मत वाले बच्चों से नवाजे। लेकिन अगर इस चीज़ में कोई मसला आ रहा है, अगर हम बीमार होते हैं, हम उसका इलाज कराते हैं, तो इस चीज़ का इलाज कराना, इनफर्टिलिटी का इलाज कराने में मसला क्या है। आज हमने बड़ा एक डिफरेंट सा प्रोग्राम आपके लिए प्लान किया है। फर्स्ट हाफ में हमने कांटेक्ट किया अमेरिकन फर्टिलिटी सेंटर इस्लामाबाद में, जो है इट इज़ वेरी रिनाउंड, ये लीडर्स हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ फर्टिलिटी इन पाकिस्तान। AFC जो है अमेरिकन फर्टिलिटी सेंटर, ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है जो फोकस करती है इनफर्टिलिटी के यानी कि बांझपन के मसले पे। ये पेशेंट सेंटर्ड है और पेशेंट के ऊपर फोकस करती है, उनके मामलात, उनके मसाइल को हल करते हुए साथ में उनको नफ्सियाती तौर पे भी सपोर्ट करती है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है इसमें नफ्सियाती तौर पे भी इंसान बहुत डिस्टर्ब होता है और आपके सारे मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं, ब्रॉड रेंज ऑफ सर्विसेज हैं और वो सारी फोकस्ड है बांझपन को रिजॉल्व करने के लिए, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट इनके पास इक्विपमेंट है। अच्छा, हमने रिक्वेस्ट की 2 लोगों से वहाँ से कि वो अगर हमारे पास शो में नहीं आ सकते तो कम से कम हमारे कुछ सवालों के वो जवाब ज़रूर दे दें, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं बात करना चाहूँगी डॉक्टर रिजवान की। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं USA में 25 साल उन्होंने, और इनको वर्ल्ड एक्सपर्ट कंसिडर किया जाता है सर्जरी, इनफर्टिलिटी और IVF की फील्ड में। इनके एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ जैसे कि मैंने कहा कि इनफर्टिलिटी है, IVF है, ICSI है, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के लिए, और मिनिमली इन्वेसिव यानी कोई बड़ी बड़ी सर्जरियाँ नहीं होती, छोटे से की होल के थ्रू, रोबोटिक सर्जरी के थ्रू बड़े आराम से प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहते हैं, और पिछले 15 साल से रोबोटिक सर्जरी जो है वो USA में कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में जो है वो लेप्रोस्कोपिकली और इन तरीक़ों से सर्जरी को ही करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको ये ज़रूर बता दूं कि जस्ट बिकॉज वो बाहर रहते हैं इसका मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तानी नहीं है। एक्चुअली ही इज़ अ ट्रू पाकिस्तानी। उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो है पाकिस्तान के बहुत ही अमेजिंग स्कूल हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज से की। उसके बाद BSc इन्होंने बायोमेडिकल में की और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना इन
लॉस एंजलिस. सो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इंडिविजुअल. चलें सवालात की तरफ चलते हैं. क्रेडेंशियल्स मैंने इसलिए आपके साथ व्यूअर्स शेयर किए क्योंकि जब हम किसी को शो पे बुलाते हैं ये ना आपको लगे कि हमने बस वैसे ही उनको कहा है. एक्चुअली जो मुस्तनद डॉक्टर्स होते हैं हम उनसे बात करते हैं और वो पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर वो हमारे तक नहीं पहुंच सकते तो हम उनसे इन्फॉर्मेशन फिर भी आप तक पहुंचा देते हैं. सो आज हम बांझपन के पहले सवालात की तरफ चलेंगे. डॉक्टर रिजवान से हम ये जानना चाहेंगे कि बांझपन की आखिर वजूहात क्या हैं, बांझपन की प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से कैसे रब्ता करें और बांझपन के बारे में आम तर गलत फहमियाँ क्या होती हैं. आइए डॉक्टर साहब का जवाब जानते हैं. Assalamualaikum, Khawateen और हज़रात, it is a pleasure and privilege to be here. मेरा नाम है Dr. Rizwan Malik. I work with infertility and treat infertility through many means, and one of them is IVF, in vitro fertilization or ICSI. जो बांझपन है ये हर मुल्क में है, हर सोसाइटी में है. जब एक कपल रहता है इकट्ठा, इकट्ठे रहते हैं, शादी हो जाती है तो एक साल के बाद हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि 85% जो कपल्स हैं वो होंगे, दे विल बी प्रेग्नेंट और उनकी औलाद हो जाएगी. जिन कपल्स की नहीं होती वो 15% होते हैं, 15% ऑफ द पॉपुलेशन. जो इनफर्टिलिटी है, जब आपने ये देखा कि एक साल के बाद आपकी शादी के बाद औलाद नहीं हुई, या after the age of 35 is 6 months. So it is recommended that after 6 महीने के बाद आप जो है एडवाइस सीख करें if one is not pregnant. उसके बाद ये कि how do you diagnose, जब आप आते हैं हमारे one of our सेंटर में तो हम आपकी पहले हिस्ट्री लेते हैं, देखते हैं भाई क्या वजह है, उससे क्या अभी आप ट्रीटमेंट्स ली, क्या हुआ, और थरो हिस्ट्री एंड फिज़िकल इज टेकन, अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया जाता है और फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होती है. मेन कॉजेज़ रियली और द ट्यूबल फैक्टर की ट्यूब्स जो हैं वो जो ब्लॉक्ड होती है कई ख़वातीन की, उसकी एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, और जो या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS, दैट्स अनदर फैक्टर. उसके अलावा ये कि सो देयर मैनी कॉजेज़ फॉर इनफर्टिलिटी. आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं मेल एंड फीमेल कॉजेज़. सो मेल कॉजेज़ हैं उनमें मेनली स्पर्म रिलेटेड, राइट. स्पर्म्स आर फ्यू इन क्वांटिटी, दे आर नॉट मोटाइल, दे मे नॉट बी ऑफ गुड मॉर्फोलॉजी. जो in the female side it can be tubal factor कि tubes are blocked, like I said, due to endometriosis or other infections or problems. ये कई दफ़ा ectopic pregnancy की वजह से कई ख़वातीन की ट्यूब ख़राब हो जाती हैं, प्रीवियस सर्जरी, मायोमेक्टमी, फाइब्रॉइड्स वी हैव सीन, और या उनका एग प्रोडक्शन का प्रॉब्लम होता है, दैट्स कॉल्ड ओवुलेटरी डिसफंक्शन, विच मीन्स कि उनके एग्स हैं. सो मैनी पेशेंट्स लाइक PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उनके एग्स हैं लेकिन डेवलप होकर वो आ नहीं रहे. कई दफ़ा मैंने देखे, you know, the patients will come in and they say yes, we consulted a local family doctor, an orthopedic doctor, एक आप कह लें pulmonologist, you know, a urologist for infertility. So that's really where I think it's important. Only in Pakistan, in United States we operate, and everybody is redirected towards appropriate centers. So only in Pakistan, unfortunately, we see that because of access to healthcare, mostly that people will go, you know, to just a local physician, the first physician they find, and then seek some advice. And yes, they are doing their best under the circumstances. It's not that they're bad doctors; they're great doctors. They're good. They're dedicated. They gave their fair, you know, their determination to help the people. So under the circumstances, they're doing their best advice, the best care they can give to the patient. But due to lack of their specialty niche and field, the you know, the appropriate diagnostics and therapy is limited. So that's why I think it's sometimes worthwhile to take that extra step, to take that extra effort to travel if you have to, and seek this your care at a specialty center, fertility clinic, जहाँ पे आपको appropriate care और diagnostics मिले. Unexplained infertility ये कि आपको जब आप when you go under करते हैं सारे diagnostic testing, उसमें
آپ کے sperm count بھی ٹھیک ہے, tubes are open, egg production is okay. So that's when we say, yeah, there is no specific problem that I can put my finger on that, okay, here's a problem. You know, I usually describe it to my patients as a car. You know, we check the gas, the fuel in the car, ہم نے اس کا ٹائر دیکھ لیا, اس کا انجن دیکھ لیا, اس کا ٹرانسمیشن دیکھ لی. At the end, if the car is not working, we say, okay, that's unexplained, the car is not working. The engine is good, transmission is good, everything else is working, but the car is not working. So that's what unexplained infertility. Sometimes it's easier, sometimes it's simpler to fix, and just a mild stimulation, a mild thing can fix it. Sometimes it's more complex, that the problem is bigger, and you know that at a level that it needs a higher level of care, and more complex procedures such as ICSI or test, you know, IVF process. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ویورز دیکھیں بیسک جو پوائنٹس ڈاکٹر صاحب نے ریز کیے وہ میں جلدی سے ان کو ٹچ اپون کر لوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ مرد اور عورت دونوں میں ہو سکتا ہے. اور یہ بڑی کلیئرلی آپ کو ایک میڈیکل پروفیشنل نے بھی بات کی ہے. بڑی دفعہ ہم گھروں میں یہ مسائل بھی دیکھتے ہیں کہ بیٹی بار بار ہو رہی ہے. اول تو ویورز اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا اور اتنی بڑی رحمت سے نوازا. لیکن اگر 4 یا 5 بیٹیاں ہو جائیں تو لڑکی کو دھتکارنا شروع کر دیتے ہیں, اس خاتون کو جس نے بچے پیدا کیے ہوتے ہیں. لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ڈیسائیڈنگ فیکٹر بھی میل کے تھرو ہوتا ہے, مرد کے تھرو ہوتا ہے. جب آپ لوگ کوس رہے ہوتے ہیں اپنی بہوؤں کو, یہ ضرور یاد رکھیں کہ ایکچولی اس کا زیادہ تعلق آپ کے بیٹے سے ہے. اور اس کے علاوہ بائی دا وے میڈیکلی یہ ایک فیکٹ ہے, آپ جا کے آن لائن ریسرچ بھی کر سکتے ہیں, بڑا سمپل سا سوال ہے, گوگل پہ پوچھ سکتے ہیں آپ. میل فیمیل دونوں کے اینڈ سے یہ ڈیسیجن لی جاتی ہے, بٹ مور سو مرد کی وجہ سے. دوسری بات جو میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی ویورز, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ صحیح ڈاکٹر کے پاس جائے. بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس یا سانس کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں چیک کرانے کے لیے. وہ اپنی سچویشن میں تو آپ کو بالکل صحیح مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, لیکن صحیح بندے کو پاس جانا چاہیے صحیح چیز کے لیے. اگر میری ٹانگ ٹوٹی ہے تو میں ENT ایئر نوز تھروٹ اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جاؤں گی, میں گلے کے ڈاکٹر کے پاس ٹانگ ٹھیک کرانی نہیں جاؤں گی. اسی طرح اگر آپ کے اس طرح کے بانجھ پن کا ایشو ہے تو صحیح ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے. اینڈ فائنلی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اگر تھوڑا سا ٹریول کر کے یا سفر کر کے کسی جگہ جا کے اپنے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تو 1-1.5-2 مہینے کی پروسیس ہوتی ہے, لیکن کم از کم علاج پراپر طریقے سے ہو جاتا ہے, جیسے کہ ان کا بہت ہی امیزنگ سینٹر ہے اسلام آباد میں. ڈاکٹر صاحب سے اب نیکسٹ سوالات کی طرف چلتے ہیں ویورز کے. بانجھ پن کی تشخیص کیسے ہوتی ہے آخر, مطلب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بانجھ پن کا کسی کو مرض ہے یا اس میں وہ لاحق ہو گئے ہیں, اور بانجھ پن کا علاج کیسے کیا جاتا ہے, ڈاکٹر رضوان ہمیں بتائیں گے. For couples, when they come in, we treat them. The very first test we do is a semen analysis. We check their sperms, right? So of the husband and spouse. And again, we advocate that as an initial test. Many couples, they don't seek. उसमें ये होता है कि खातून का या उनकी जो है वाइफ का टेस्टिंग होती रहती है, करते रहते हैं. They struggle with it, and then उसके बाद جو ہے husband کی ٹیسٹنگ نہیں ہوتی, and then down the road after the second or third wife they're realizing that the man has no sperms or very little sperm. So اس میں we always recommend that couples should seek جو ہے ٹیسٹنگ, اور اس میں جو ہے مرد ہیں جو husband ہے اس کی ٹیسٹنگ پہلے ہو, semen analysis ہو. جہاں تک ٹریٹمنٹ آپشنز آ جاتی ہیں کپل کے لیے, there are numerous options to treat infertility, starting from medicines such as Clomid, Lesra, Selat. Those are all different, very simple medical therapies, right? اس کے علاوہ then we can proceed to the next step, right? That may just be IUI. What does that stand for is intrauterine insemination. جس میں ہم آپ کے sperms کو لے کے we isolate them, we take out the healthy and active sperms, and then we process them in our lab and then place them into the uterus. بچے دانی میں ہم ان کو رکھ دیتے ہیں at the right time, appropriate time, جب eggs آ رہے ہوتے ہیں. So that process and timing is monitored very carefully and delicately by a team. اور جب eggs آ رہے ہوتے ہیں that's when the sperms are put in تاکہ وہ eggs کو fertilize کر سکیں. اینڈ اس پروسیس سے اگر ایک کپل سکسیڈ نہیں ہو سکتا یا اس کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے بیکاز آف دا پرابلم دے ہیو سچ ایز ٹیوبل ڈیزیز اور ویری لو اسپرم کاؤنٹ,
उनको फिर वी ऑफर दैम IVF. IVF इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे हम जो वाइफ है उनकी एग्स लेके वी स्टिमुलेट द एग्स विद मेडिसिन एंड इंजेक्शंस, उससे उनको बड़ा कर लेते हैं. देन वी टेक द एग्स आउट, उसको एग्स को अपनी लैब में पहुंचा देते हैं. हस्बैंड के स्पर्म लेके फिर इंजेक्ट करके वी मेक, उससे हम एम्ब्रियोज बना लेते हैं. और वहाँ पे जो अच्छे और नॉर्मल हेल्थी एम्ब्रियोज हमें मिलते हैं वो पुट दिस बैक into the womb और यूट्रस जो है, और that's where we hope and wish for, kind of look for a nice healthy pregnancy for the couple. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. जैसे कि आप जानते हैं हम बांझपन पे बात कर रहे हैं. है तो एक बड़ा ही मुश्किल टॉपिक, मुश्किल इस लिहाज से कि जिस घर में ये इशू चल रहा होता है दोनों मियाँ बीवी भी डिस्टर्ब्ड होते हैं, फैमिलीज़ भी डिस्टर्ब्ड होती हैं. मैं फैमिली से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि देखें, जो इंसान चाहता है कि वो साहिब औलाद हो, उसके यहाँ बच्चे ना हो रहे हो, वो ऑलरेडी बड़ा अपसेट होता है. जब घर वाले, जब लड़की की माँ प्रेशर डाल रही होती है, लड़के की माँ प्रेशर डाल रही होती है, घर वाले जब इस पे बात कर रहे होते हैं, नंदे बहनें हर बंदा जब प्रेशर डाल रहा होता है तो ये सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. क्योंकि हमें डॉक्टर रिजवान ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं फ्रॉम द अमेरिकन फर्टिलिटी सेंटर जो इस्लामाबाद में बेस्ड है. बाय द वे हम मज़ीद उनसे अभी इंफॉर्मेशन लेंगे. अब जो सवालात हम उनसे पूछेंगे जिनके वो जवाब हमें देंगे वो कुछ ये हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे किया जाता है, इसके बारे में वो हमें गाइड करेंगे. फिर क्या जोड़ा को IVF की तरफ जाना चाहिए, मतलब जो कपल्स हैं शुड दे गो टूवर्ड्स IVF, क्या ये एक बेहतर ऑप्शन है या क्या कोई और भी चीज़ें हैं, और क्या बच्चे की जिन्स सेलेक्ट की जा सकती है. व्यूअर्स देखें, ये तो खैर रब ताला की तरफ से एक चीज़ डिसाइडेड होती है, लेकिन अब जेंडर सिलेक्शन भी की जा सकती है. सो क्या ये हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो है अब हमें डॉक्टर रिजवान गाइड करेंगे. जी डॉक्टर रिजवान. They're all very similar techniques. They're progression of our kind of how the field developed, right? पहले ये था कि we had very primitive tools and very primitive techniques. So 1978 the first पहला baby था, वो उसकी birth हुई. So essentially that उसमें जो dish में लुइस ब्राउन उनका eggs extract किए गए, extract करके sperm के साथ mix करके when it became, just the baby बन गया, the baby was put back in. So it started out with very primitive techniques, and उससे जो publicity हुई, it became a test tube baby. The baby was made in the test tube, right? So that was the equivalent of a lab. And so इसलिए test tube baby का जो है एक नाम एक हो गया, आप कह लें कि एक आम public language में, that's how this technique kind of took name. जो इसको इसी को आप कहते हैं जो साइंटिफिक टर्म्स में IVF क्या कहा जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. तो एसेंशियली हम एक वाइफ उनके एग्स लेके, हस्बैंड के स्पर्म्स लेके, वी पुट देम टुगेदर इन डिश, लेट इट फर्टिलाइज, और उधर से एम्ब्रियो जो बनता है वो उसको हम फिर यूट्रस में रखते हैं. सो देयरफॉर वी इम्प्लांटेशन एंड अचीविंग अ प्रेगनेंसी. यू हैव टू कस्टमाइज द ट्रीटमेंट टू द राइट पर्सन. आप ये नहीं कर सकते कि हर बंदे को एक ही इलाज दिए जाएं. So it doesn't work. So what we do is we do a customized treatment plan for each couple that we treat. And उसमें जो ICSI है मसलन उसके लिए candidates होंगे couples who are very low sperm count, low motility, poor sperm quality, azoospermia or such techniques, or the eggs are just such that they are not getting fertilized, or they don't look good. So that's where we feel that उस ICSI करने से sometimes you can assist that process and ability for that couple to go to the next stage. इसी तरह IVF का है कि उसमें अगर आपको tubal factor है और या tubal ligation or some of the factors actually are purely social. कई दफ़ा हमारे पास आते हैं couples, like the husband lives in United States or Dubai or Saudi Arabia. He gets a vacation, हर 2 साल के बाद उसको 1 महीने की vacation मिलती है. So that couple would never live together enough time to make a baby, So उसमें this may be the best, this becomes the best technique really. अपने husband के sperms, so we store the sperms, husband's sperm, they leave the sperm as they go to Saudi Arabia. The wife उनके eggs बना के, then we
put the sperms in and make an embryo, put the baby back, and she's able to get pregnant, and deliver a baby before that husband comes back. So really, I think from that perspective, these techniques are very powerful. What we're talking about is family balancing and genetic diseases. This field is really very new and kind of growing daily on a daily basis. इसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो हुई है कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट एबल टू एनालाइज जीन्स इन अ वेरी एफिशिएंट फैशन. पहले एक एनालिसिस के लिए एक साल लग जाता था जीन को एनालाइज करना, उसकी सारा डाटा आता है उसको करना एक सेल के अंदर, जो चीज़ आप देख भी नहीं सकते उसको देखना, पढ़ना, उसकी एक्यूरेसी देखना. इट्स अमेजिंग. आई मीन दिस इज़ साइंस एट इट्स बेस्ट. सो उसमें एज अ what we do is कि जब हम एम्ब्रियो बनाते हैं एक एग और स्पर्म को मिला के, it becomes a new life, an embryo. तो at the stage of 5th day it becomes a blastocyst. तो उसकी हम बायोप्सी लेके एम्ब्रियो को फ्रीज कर देते हैं, so it doesn't get damaged, doesn't go anywhere, it gets frozen in a lab, and with a very highly specialized technique called vitrification. And उसके बाद जो बायोप्सी है वो हम United States भेज देते हैं to our lab. So this is called the PGS, pre-implantation genetic screening. It's like when you go to the airport, you're screened. So this is before you go into a mother and you turn into a baby, here you're screened to make sure that you're not carrying genetic diseases, right? So during that process, we also know if they're boys and girls, and as embryos are concerned, they're genetically male or female. So this way a couple can plan. If they have 6 boys, they want a beautiful baby girl, they can say, listen, hey, we want a girl this time, and they can select that embryo. Or the other way around, if a couple has a beautiful girl and they just want 2 kids and they want a little boy for the next pregnancy, that they get we can plant that embryo boy and then keep the girls for the future, to say, hey, 5 years from now we'll come back, or usko they can have a baby girl 5 साल के बाद कर सकते हैं. So these embryos are turned into glass and they can really be protected and saved for essentially centuries, hundreds of years. Gee, so that's very important topic and question. Genetics का ये होता है कि half the genes come from the mother and half come from the father. They get combined and they provide a genetic makeup for the baby. So इसमें होता ये कि कई दफ़ा in some families they have diseases such as Huntington disease, thalassemias like I talked about, breast cancer carrier disease. There is so some of these diseases are inherited genetic diseases that are present in some families. So we want to prevent the transmission of that disease to the next generation, to your child. तो उसमें ये होता है कि we हम embryos को test करते हैं to say that those embryos don't carry that disease before they are placed back into the mother, or that's in PGD, the diagnostic part of it. Screening part, we screen for the chromosome number. So that's where we're looking for diseases like Down syndrome. That really affects the families. Again, what you want is a good healthy baby. Not that you would not love a maybe not so healthy baby as much, but if you can be blessed and you're lucky enough to have a healthy baby, hey, why not use the technology to help you get there. Surgery is a very I would say inherent part of treating infertility, right? Infertility जो बांझपन है उसको treat करने के लिए आप कहें कि एक मैकेनिक है, उसको कहें कि आप औजार छोड़ दो और मैं गाड़ी ठीक कर दो. So it doesn't work. He needs the tools to open the nuts, the bolts, oil, whatever he has. Same thing इसमें आती है कि जो आप एक खातून है उनको प्रॉब्लम है endometriosis का, ovarian cyst का, fibroids का, और चीज़ों का, septum, uterine septum defects, all these are different things जो affect करती हैं infertility को. इनफर्टिलिटी का कॉज बन जाती है बांझपन का. अब इनको ट्रीट करना है. मैनी ऑफ दम बहुत सारी हैं जो सिर्फ मेडिसिन आप ट्रीट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन कई ऐसी हैं जो आपको सर्जिकली रिपेयर करनी है उसको. सो रियली उसकी 2 वजूहत हैं. एक तो ये है कि आपने अपनी एनाटमी जो आपकी नॉर्मल अल्लाह ताला ने एक प्लान किया आदमी का जिस्म, वो आपने अचीव किया. दूसरे उसका फ़ायदा ये है कि आपकी
جو سکسیس ہے IVF کی وہ بڑھ جاتی ہے. تیسرا یہ کہ مس کیریج ریٹ آپ کا بہت کم ہو جاتا ہے بائی ڈوئنگ سم آف دا سرجریز. سو دس از اے ویری نیو, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایون یونائٹڈ اسٹیٹس دس واز نیو آرم آف دا پروسیس. یہاں پہ پاکستان میں وی ہیو انٹروڈیوسڈ فرٹیلٹی پرزرویشن. اس کی شروع ہوئی تھی آئیڈیا کہ آپ جب کینسر ہوتا ہے کئی پیشنٹس کو بہت ینگ ہوتے ہیں تو ان کی ابھی بچے نہیں ہیں یا دے وانٹ مور کڈس, ایک بیٹا ہے بچی ہے, دے وانٹ مور چلڈرن, دے ہیو 2 children, دے وانٹ 4. سو جب کینسر ہو جاتا ہے تو کینسر کے ساتھ بہت ایک ہے سخت دوائیاں دی جاتی ہیں, ٹاکسک میڈیسنس, کیمو تھراپی جو کہلاتی ہے. کیمو تھراپی نہ ہی کینسر سیلس کو افیکٹ کرتی ہے, مارتی ہے, وہ آپ کی جا کے جسم میں آپ کے جو نارمل سیلس ہیں ان پہ بھی افیکٹ اس کا ہوتا ہے. تو اسی سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بال گر جاتے ہیں ان بچوں کے یا خواتین کے یا مردوں کے. اسی کے ساتھ جو ہے اووری میں جو ہے ایک لیونگ سیلز ہیں آپ کے, ایگز جو ہیں, ایگز کو وہ جا کے ڈیمیج ہو جاتا ہے ساتھ ہی. سو فریکوینٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ جو کیمو تھراپی کے بعد جو مرد حضرات ہیں ان کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور دے ڈونٹ ہیو ابیلٹی ٹو پروڈیوس سپرمز اینڈ بیبیز. اور جو خواتین ہیں ان کی جو ہے ایگز وہ کمپرومائز ہو کے ختم ہو جاتے ہیں کوانٹٹی میں, اور دے آر انیبل ٹو ہیو چلڈرن آفٹر دیٹ بیکاز وہ مینوپاز میں چلی جاتی ہیں. تو اس لیے اس کے کیمو تھراپی اسٹارٹ کرنے سے پہلے اے ویری اسمال ونڈو کریٹیکل ٹائم جہاں پہ ہم آنکالوجسٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ٹیم ایفرٹ کی جاتی ہے اور پلاننگ کی جاتی ہے کہ ہم جو ہے ایگز جو خواتین کو جو مرد حضرات ہیں اسی ایزی رائٹ ان کے اسپرمز پریزرو کر دیے جاتے ہیں. جو خواتین ہیں ان کے جو ہے وہ ایگز کو پریزرو کیا جاتا ہے, ہم ان کو اسٹیمولیٹ کر کے ایگز بناتے ہیں اور ایگز کو ہم فریز کر دیتے ہیں. یہ ایک ہے. دوسری اس میں یہ ہوتی ہے کہ اوویرین اسٹرپس کو ہم فریز کر سکتے ہیں. آپ کی جو اووری ہے جہاں بھی ایگ موجود ہیں خواتین کو, اس کو ہم نکال کے فریز کر دیتے ہیں, اور فریز کر کے جب کیمو تھراپی ختم ہو جاتی ہے اور دے ریڈی ٹو ہیو چلڈرن, وی کین پٹ ایدر the ovarian strips back and let them make babies on their own. So isliye I think it's important to send that message out. We have those facilities, we have experience with it, and you're able to do that at American Fertility Center. We are truly excited to offer this in Pakistan. Please visit our website to read more about it so that you can learn if it can benefit you or if you're a good candidate for it. If so, reach out to one of our team members who can explain it to you and assess and see if it will benefit you. Thank you very much. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. امریکن فرٹیلیٹی سینٹر اسلام آباد بیسڈ ہے. آپ ڈیفینیٹلی ان کی ویب سائٹ پہ جا کے انفارمیشن لے سکتے ہیں. ابھی تھوڑی سی اور ہم بات اس ٹاپک پہ کریں گے. ویورز دیکھیں, بانجھ پن ایک ایسی سچویشن, ایک ایسی کنڈیشن ہے جس سے آپ باہر بھی نکل سکتے ہیں, اور اگر آپ اس کا پراپر علاج کریں گے تو آپ بھی صاحب اولاد ہو سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں بانجھ پن پہ, انفرٹیلیٹی پہ, اور ہمیں بہت اچھی طرح گائیڈ کیا ڈاکٹر رضوان نے جو امریکن فرٹیلیٹی سینٹر اسلام آباد میں ہوتے ہیں. اور اب میں چاہوں گی کہ ایک جن کی یہ ایک کاوش ہے, جن کا یہ ایک بہت میجر ایفرٹ ہے, جو CEO صاحب ہیں امریکن فرٹیلیٹی سینٹر کے, ستارہ امتیاز یافتہ, ستارہ امتیاز میڈیکل ان کو دیا گیا ہے, بریگیڈیئر ریٹائرڈ ملک اسلم, ان کی بات سنتے ہیں, ان کا پیغام سنتے ہیں. It is my privilege to be the CEO of the American Fertility Center. میں نے اپنی زندگی ایز آرمی آفیسر, ڈیفینڈر آف دس کنٹری میں نے شروع کی, اور اللہ کے فضل و کرم سے میں دونوں وارز میں سیالکوٹ فرنٹ میں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اب یہ دوسرا موقع دیا ہے کہ میں اپنے عزیز و اقارب, بہن بھائی اور بچوں کی خدمت کروں. ایڈوانس فرٹیلیٹی سینٹر ہماری ویژن یہ ہے کہ ہم ایک یہاں پہ ہائیسٹ کوالٹی کی کیئر, میڈیکل کیئر پرووائڈ کریں ان دا فیلڈ آف انفرٹیلیٹی. ماڈرن equipment, most modern care, اور most modern highly educated doctors and embryologists ہم یہاں پہ لائے ہیں. یہاں پہ جو لیب ہے
وہ دوسرا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اس کے لیے ہم جو ایمبریولوجسٹ ہے, جو ریئلی ڈاکٹر اور دوسرا بندہ ایمبریولوجسٹ میٹر کرتا ہے, وہ ہم باہر سے یورپ سے لاتے ہیں یا انگلینڈ سے لاتے ہیں یا پھر امریکہ سے لاتے ہیں, اور یہ ورلڈ سلیکٹڈ ہوتے ہیں. میں یہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسٹاف, کمپلیٹ اسٹاف بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے. دے آر ریئلی ڈیڈیکیٹڈ, دے آر ریئلی very very polite, very nice. We are very happy and really thank اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کی خدمت کر سکیں. شکریہ. تھینک یو سو مچ بریگیڈی صاحب. آپ کی اس ایفرٹ کا, اس کاوش کا امریکن فرٹیلیٹی سینٹر اسلام آباد میں لوکیٹڈ ہے. لیڈرز ہیں ان دا ٹریٹمنٹ آف انفرٹیلیٹی, یعنی کہ پانچ پن. AFC ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہے جو فوکس کرتی ہے پانچ پن کے علاج کے اوپر. پیشنٹ سینٹرڈ ہے, پیشنٹ فوکسڈ ہے. بریگیڈی صاحب نے جیسے کہ کہا کہ ان کا اسٹاف بہت پولائٹ ہے, بہت ہیلپ فل ہے. بالکل یہ ایک چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. ویورز, میں خود کیونکہ اس پروسیس سے گزری ہوئی ہوں, جب مجھے ایشوز ہو رہے تھے کنسیو کرنے میں, تو آئی کانٹ ٹیل یو ویورز میں کتنے مشکل وقت سے گزری. اگر مجھے محبت, سپورٹ اور ریگارڈ نہ ملتا, دیکھیں عادی تو اس معاملے میں چاہیے ہوتی ہے آپ کو سپورٹ. اگر آپ کو علاج چاہیے 50% تو 50% آپ کو تھوڑا سا محبت, پیار, تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہوتی ہے. اور جو ڈاکٹرز آپ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, جو اسٹاف آپ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, تو ان کا یہ جو سینٹر ہے امریکن فرٹیلیٹی سینٹر, یہ پیشنٹ سینٹرڈ ہے, یہ پیشنٹ فوکسڈ ہے, کوالٹی ڈریون ہے. یہ کوالٹی پہ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے. اسٹیٹ آف دی آرٹ ان کی فیسلٹیز ہیں, ایڈوانسڈ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, اور بہترین ان کے پاس سروسز ہیں پانچ پن سے ریلیٹڈ. سو ان کا بہت بہت شکریہ کہ آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے پروگرام میں ہمارے ویورز کو گائیڈنس پرووائڈ.